हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि सर हमें बताइए कि हम एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें। हमारे पास किताब तो है, हमने किताब तो ले ली है, मगर हमें पढ़ने नहीं समझ में आ रहा है कि हम उसको कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, कैसे नोट्स उससे बनाएँ और कैसे पढ़ें कि वो हमारे माइंड में कंठस्थ हो जाए। आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि आपको एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आपको एनसीईआरटी का कौन सी क्लास का बुक पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि आपको 6 से लेकर के 12 तक की बुक पढ़नी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि आपको 9 से लेकर 12 तक पढ़नी चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि 10th से लेकर के 12 की पढ़नी चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं केवल और केवल 11th एंड 12 की पढ़नी चाहिए। देखिए, जो कहते हैं ये सारी बातें कहीं ना कहीं वो अपने अकॉर्डिंग सही कह रहे होते हैं, लेकिन हमको उनके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है, हमको अपने अकॉर्डिंग पढ़ना है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो नॉलेज उनको हो वो आपको भी हो, और जो नॉलेज आपको हो वो उनको भी हो। तो अब हम इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि आपको कौन सी क्लास से कैसे पढ़ना चाहिए। देखिए, 6 से लेकर 12 मेरा पहला है, दूसरा है 9 से 12, तीसरा है 10 से 12 और तीसरा है केवल और केवल 11-12। हम यहाँ पर नीचे शुरुआत करते हैं। जो आपका 11th एंड 12th है, ये वो बच्चे पढ़ते हैं केवल जिनके पास ऑलरेडी मतलब जिनका पहले से ही आर्ट्स बैकग्राउंड रहा हो। ठीक है, आर्ट्स बैकग्राउंड सब्जेक्ट उनका रहा हो, लेकिन अगर आर्ट्स नहीं भी है तो भी वो इतने पढ़ने में ठीक ठाक होते हैं कि उन्हें इसके पहले की पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो बच्चे केवल और केवल 11th एंड 12th की एनसीईआरटी पढ़ते हैं। ठीक है, उनके लिए इसके पहले के जो बुक्स होते हैं क्लास 6 से लेकर 10 तक के, उससे उससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उनका बेसिक मजबूत होता है। तो जिनका देखिए बेसिक मजबूत है वो केवल और केवल 11th एंड 12th पढ़ें। अब जिसका बेसिक मजबूत तो है, ठीक है, लेकिन 10th से मजबूत है, कहने का मतलब ये है कि आपको 6 से लेकर 9 तक के बेसिक मजबूत है, लेकिन 10th के बाद के आपको नहीं आ रहे हैं, पढ़ने समझ में नहीं आ रहा, तो वो लोग 10th से लेकर के 12th तक की पढ़ते हैं। और उसके बाद आते हैं हम लोग 9 से लेकर के 12th के बारे में। देखिए, 9 से लेकर 12 तक के बच्चों का जो है बेसिक भी क्लियर होता है। ठीक है, इनका बेसिक भी क्लियर होता है। और चूँकि देखिए जो 6 से लेकर के 8 तक की बुकें हैं, अब आप इतना समझ लीजिए कि क्लास 6 में पढ़ने वाला बच्चा और क्लास 8 में पढ़ने वाला बच्चा, ठीक है, ये क्लास 6 से लेकर 8 तक के पढ़ने वाले बच्चों की बुक का स्टैंडर्ड क्या होगा, आप इतना समझिए। आप फिलहाल ये भूल जाइए कि आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, बस इतना समझिए कि आपका कोई छोटा भाई है जो क्लास 6, 7 या 8 में पढ़ रहा है। अब सोचिए उसकी बुक का लेवल क्या होगा। अब उसको उस बुक को एक यूपीएससी वाला लड़का पढ़ना चाह रहा है, तो सोचिए इसके लिए क्या होगा। फिर ये कहने का मतलब है कि अगर आपका बेसिक मतलब नॉर्मली क्लियर है तो आप 9 से लेकर 12 तक पढ़ सकते हैं। ठीक है, यानी आपको 6 से लेकर के 8 तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप 9 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे तो भी आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। लेकिन अब बात आती है कि 6 से लेकर के 12 तक कौन पढ़े, यानी 6, 7 और 8, ये तीनों क्लासेस की बुक्स किसको पढ़नी चाहिए। देखिए, मैं बात करता हूँ उन बच्चों की जो भी एक बिगिनिंग की हैं। ठीक है, बिगिनिंग की हैं, जो अभी शुरुआत एकदम शुरू से शुरू करना चाह रहे हैं, जिन्होंने अभी क्लास 12 को पास आउट किया है, या फिर जिन्होंने अभी ग्रेजुएट किया है और डाइवर्ट हुए हैं किधर, यूपीएससी की तरफ। तो यूपीएससी की तरफ डाइवर्ट हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए बात ये है कि जब आप 6 से लेकर 12 तक की भी पढ़ते हैं, यानी 6, 7 और 8 की भी पढ़ती हैं, तो आप एकदम मान लीजिए जीरो हैं, आपको कुछ पता नहीं है कि यूपीएससी में कैसे क्या किया जाता है, क्या पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे नोट्स बनाए जाते हैं। तो आप 6 से स्टार्ट कीजिएगा, बेसिक से। क्योंकि मान लीजिए किसी चैप्टर में लिखा हुआ है सरकार, सरकार, लेकिन आपको पता नहीं कि सरकार एक्चुअल में क्या होती है। जैसे मुंह तो हमने बोल दिया कि हाँ सरकार, जिसको हमने चुन लिया वो सरकार है, लेकिन एक्चुअल में सरकार क्या होती है ये तब आपको मालूम पड़ेगा जब आप क्लास 6 का पॉलिटिक्स पढ़ेंगे। उसमें दिया हुआ है अलग से सरकार क्या होता है। मैं इसको उदाहरण के तौर पर दे रहा हूँ आपको, कि जब तक आप जानेंगे नहीं सरकार क्या होती है, आप आगे कैसे जान पाएंगे कि उसकी क्रिया क्या होती है, कौन कौन से काम होते हैं, कैसे सरकार को चुना जाता है, कैसे हटाया जाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको एकदम बेसिक क्लियर करना है तो आप 6 से ज़रूर पढ़िए। और कुछ लोग पूछेंगे कि सर आपका क्या ओपिनियन है, तो मेरा ओपिनियन यही है कि जैसे आप 9 से लेकर 12 तक पढ़ते हैं, वैसे ही आपको 30 दिन और लगेंगे, 30 डेज़ में आपके 6 से लेकर के 8 तक के बुक्स क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो इतना जब आप लंबा जर्नी लेके चल रहे हैं तो 1 महीने और ऐड कर लीजिए उसमें। आप 6 से लेकर 8 तक के पढ़ लेंगे तो आपका बेसिक एकदम कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो मेरा यही मानना है कि आपको 6 से लेकर के 8 तक के बुक्स को पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी को, मतलब 6 से लेकर 8 तक की पढ़नी चाहिए, बाकी तो उसके बाद 12 तक तो आपको पढ़नी ही है। अब मेरा यहाँ पर क्वेश्चन ये था, मतलब बहुत लोग का सवाल होता है कि सर हम एनसीईआरटी को पढ़ें कैसे, हम कैसे उसको पढ़ें, कैसे क्या करें, मतलब ये सब सवाल होता है। तो इस बारे में ही हम बात करने वाले थे आज। तो हम ले चलते हैं आपको एक बुक्स पे। 11th के बुक का सब्जेक्ट है
पॉलिटिक्स है ये, ठीक है। इसको हमने ओपन किया है, हालांकि ये तो मेरा डिजिटल नोट्स है, आप इसको अपने बुक में भी देख सकते हैं। इसके लिए आप अपने मन पसंदीदा कलर का कोई भी हाइलाइटर ले लीजिए और बुक खोल लीजिए। मान लीजिए हमने ये टॉपिक खोला हुआ है, ठीक है। अब इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि हम लोग कैसे इसको मतलब पढ़ते हैं, या हम कैसे पढ़ते हैं। मान लीजिए देखिए यहाँ पर टॉपिक है, क्या संविधान अपरिवर्तनीय होते हैं, ये आपका टॉपिक दिया हुआ है बुक में। अब लिखा है, परिस्थितिगत बदलाव, सामाजिक परिवर्तनों और कई बार राजनीतिक उठापटक के चलते विभिन्न राष्ट्रों ने अपने संविधान को दोबारा तैयार किया है। सोवियत संघ में 74 वर्ष के दौरान 1918, 1924, 1936 और 1977 संविधान 4 बार बदला गया। अब यहाँ पर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको तुरंत यहाँ से हाईलाइट करिए, ठीक है। उसके बाद देखिए 1991 में वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का शासन समाप्त हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हाईलाइट कर लीजिए आप। उसके बाद है, और जल्द ही सोवियत गणराज्य भी बिखर गया, यहाँ से पूरा इसको हाईलाइट कर लीजिए। इस राजनीतिक भूचाल के बाद वहाँ रूसी गणराज्यों का नए सिरे से गठन किया गया और 1993 में एक नया संविधान अंगीकार किया गया। तो आपको सिंपल से इतना हाईलाइट करना है, 1993 में एक नया संविधान अंगीकार किया गया। अब यहाँ पर आते हैं कि अब ज़रा भारत की ओर नज़र दौड़ाएं। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंग्रित किया गया है। अब इसको जो है यहाँ से आप हाईलाइट कर लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं, इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से लागू किया गया। आप यहाँ से इसको भी हाईलाइट कर लीजिए। तब से लेकर आज तक 69 वर्ष बीत चुके हैं और यह संविधान लगातार काम कर रहा है। हमारे देश की सरकार इसी संविधान के अनुसार काम करती है। ये पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं कि हमारे देश की सरकार इसी संविधान के अनुसार काम करती है। तो क्या हम यह माने कि हमारा संविधान इतना अच्छा है कि उसमें किसी बदलाव की ज़रूरत ही नहीं है? क्या हमारे संविधान निर्माता इतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने समय के बदलाव और घटनाओं का अंदाज़ा पहले ही लगा लिया था? एक अर्थ में ये दोनों ही बातें ठीक है। यह बात सही है कि हमें एक मजबूत संविधान विरासत में मिला है। इस संविधान की बनावट हमारे देश की परिस्थितियों के बेहद अनुकूल है। इस संविधान की बनावट हमारे देश की परिस्थितियों के बेहद अनुकूल है। अब कहेंगे सर इसमें टॉपिक में क्या इम्पोर्टेंट है जो आप इसको हाईलाइट करवा रहे हैं? देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें इंटरव्यू के पर्पज़ से भी तैयार करनी पड़ती है। यानी कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है संविधान के बारे में इंटरव्यूअर कि कुछ बताइए उसके बारे में, तो आप इस जैसे ये लाइन्स मैंने हाईलाइट किया है कि हमारा संविधान बनावट हमारे देश की परिस्थितियों की बेहद अनुकूल है, तो आप ये जब लाइन बोलेंगे तो वो उनको एक अट्रैक्टिव लगेगा, उनको लगेगा कि हाँ आपको कुछ जानकारी है इस चीज़ के बारे में। इसके साथ ही यह बात भी सही है कि हमारे संविधान निर्माता अत्यंत दूरदर्शी थे। उन्होंने भविष्य के कई प्रश्नों का समाधान उसी समय कर लिया था। लेकिन कोई भी संविधान सदा सर्वदा के लिए ठीक नहीं हो सकता। ऐसा दस्तावेज नहीं होता जिसे बदलने की आवश्यकता पड़े। देखिए ये पेज खत्म हो गया। अब हमने देखेंगे यहाँ पे आप थोड़ा जूम आउट करते हैं। मैंने इतना जो है आपको पढ़ाया, यानी इतने में हमने इसको हाईलाइट किया, ठीक है यहाँ से। अब जब अगली बार आप बुक को रिवाइज करने जाएँ तो आपको ये सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल आपने जो हाईलाइट किया हुआ है सोवियत संघ में 74 वर्ष के दौरान 1918, 1924, 1936 और 1977, ये मतलब इतना पढ़ लिया आप। फिर यहाँ से यहाँ पढ़ लिए, यहाँ से यहाँ पढ़ लिए, यहाँ से यहाँ पढ़ लिए। उसके बाद अगर आपको नोट्स बनाना है तो सीधे सीधे सिंपल नोट्स बनाइए। इतना जो मैंने हाईलाइट किया उसी को लिख लीजिए एक लाइन में, अपने आसान भाषा में लिख लीजिए। जितने मैंने लिखे हुए हाईलाइट किए हुए एक लाइन लिख लीजिए। कहने का ये मतलब है कि आपको ऐसे ही हाईलाइट करना है और पढ़ते जाना है और लास्ट में रिवीजन करना है। तो केवल और केवल अपने हाईलाइट जो किया हुआ है उसी को पढ़ना है। बाकी ये जो साइड में दिया होता है ऐसे ही दिया हुआ है। इसी प्रकार फ्रांस ने भी 200 वर्षों के दौरान कई संविधान अपनाए। तो इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं कि 200 वर्षों के दौरान कई संविधान। क्रांति के बाद और नेपोलियन के शासनकाल में वहाँ संविधान को लेकर लगातार प्रयोग चलते रहे। क्रांति के बाद 1973 में वहाँ एक नया संविधान तैयार किया गया। इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। प्रथम फ्रांसीसी गणतंत्र कहा जाता है, इसको हाईलाइट कर लीजिए पूरा। 1848 में वहाँ दूसरा संविधान लागू हुआ और उसी के साथ बना दूसरा फ्रांसीसी गणतंत्र। यानी ये सब चीज़ें देखिए मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या अपने से माइंड करना है कि मेरे लिए क्या काम आ सकता है, उसको हाईलाइट करिए और उसके बाद जो है आप क्या करिए, रिवीजन करिए उसको, केवल हाईलाइटर को। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने बता दिया होगा कि आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उस क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।